हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीस सर पे। तो बच्चों, आज से आपकी क्लास 12th की फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं दिसंबर के पहले पहले। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकें, है ना। हमारा टारगेट ही है कि हम फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने के, है ना, 70 में 70 आपको दिलाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है अंत तक। तो चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको एक शब्द देखने को मिलता है विद्युत, ठीक। उसके बाद है आवेश, है ना। तो विद्युत के बारे में सबसे पहले हमें चर्चा करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो, जो चैप्टर का नाम होता है, तो चैप्टर के नाम में ही बहुत कुछ छिपा होता है। तो सबसे पहले आपको उसे समझना आना चाहिए ना, कि समझ में आप होने चाहिए कि चैप्टर का नाम जो है उसमें काफ़ी कुछ छिपा होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हम आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है यहाँ पे, विद्युत के बारे में अगर मैं बात करूँ, है ना, तो विद्युत क्या है। अब जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। जैसे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, सब क्या हो रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में सब कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी इज द आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो विद्युत है वो क्या है, ऊर्जा का रूप है ना। तो अब देखिए, विद्युत के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे यूएसए के, कहाँ के, यूएसए के साइंटिस्ट थे, है ना। इनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, इनका ये नाम था, यूएसए के थे। ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, है ना, क्योंकि इनके अकेले के अंदर बहुत सारे लोगों की प्रतिभा थी। मतलब ये साइंटिस्ट भी थे, है ना, आपके वैज्ञानिक थे, आर्टिस्ट, कलाकार थे, फुटबॉलर थे, फुटबॉल खेलना इनको पसंद था, है ना। ये पतंग उड़ाने में माहिर थे। काफ़ी सारी चीज़ें इनको करना आता था। सबसे बड़ी बात, साइंटिस्ट, है ना। तो यूएसए में क्या होती है, एक प्रतिस्पर्धा होती है ना पतंग उड़ाने की। वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पतंग कैनवास के कपड़े के, है ना, होते थे। और जिससे क्या होता था कि अभी देखो इंडिया में भी कल्चर चालू हो चुका है, मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, है ना, आसमान में। तो यूएसए में क्या होता है, एक कंपटीशन था। तो इन्होंने क्या किया, ये गए बढ़िया मैदान में, है ना, अपना पतंग वतंग लेकर, ठीक। गए पतंग वतंग लेकर अपना उड़ाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से मौसम बदला, है ना, और बारिश होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे बादल है आसमान में, है ना, और अचानक से क्या हुई, बारिश होना स्टार्ट हो गई। अब देखिए, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर सकता हूँ, है ना, लेकिन किसी भी चीज़ को, है ना, फिजिक्स में अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है ना, तो फिजिक्स में जो भी इन्वेंशन होते हैं वो किसी न किसी प्राकृतिक घटना पे ही आधारित होते हैं। उन्हीं को देखकर किसी न किसी भी, जो भी प्राकृतिक घटना घटती है ना, तो उसको कोई भी साइंटिस्ट, आम लोग, हम लोग तो मान लो आम लोग, है ना, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, उसके बाद उसको बड़े स्केल पर उसको बनाया जाता है। तो जैसे अब न्यूटन, है ना, सेब के पेड़ के नीचे
बैठे थे, सेब गिरा है ना, उन्होंने ग्रेविटी का पता लगा लिया। ठीक, तो इस तरह से जो भी होता है ना, अब जैसे आग की खोज हुई तो पहले क्या हुआ, एक घटना हुई है ना जंगल में, तो पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी उत्पन्न हुई है ना, उसके बाद आग का इन्वेंशन हो गया, तो फिर लाइटर वगैरह का इस्तेमाल होने लगा है ना, माचिस वगैरह का इस्तेमाल। तो फिजिक्स में हम पहली बात तो किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना, पढ़ने की भी बात है, तो फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ सकते हैं जिन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट मतलब जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, है ना। अब कोई बोले कि ए हमार फगुनिया, हम तुमको बहुत चाहते हैं। कितना चाहते हैं? बहुत चाहते हैं रे। अब फगुनिया तुमसे पूछ ले कि कितना चाहते हैं, माप के बताओ, तो क्या बताओगे? 1 किलो, 2 किलो, पौवा छटाक कैसे बताओगे भाई, है ना। लीटर में प्यार करते हो, क्या करते हो, तो हम इसको माप नहीं सकते, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते बाबू। फिजिक्स में हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं ना, मापा जा सकता है। जैसे कि लंबाई हो गई, दूरी हो गई, चाल हो गई, गति, है ना, वेग, त्वरण, ठीक, प्रकाश हो गया। तो इन सब चीज़ों को मापा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। ठीक, फिजिक्स की डेफिनेशन ही क्या है कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनल्स, मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। ठीक, तो वैसे ही जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, क्या कर रहे थे भाई, पतंग उड़ा रहे थे, है ना। और जब पतंग उड़ा रहे थे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से बादल बना और बिजली कड़कने लगी। जब बिजली कड़कने लगी तब क्या हुआ, बारिश होना स्टार्ट हुई, है ना। अब जब बारिश होना स्टार्ट हुई तो आप लोगों को पता है कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की सुचालक होती है। मतलब उसमें लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, बह सकती है ना। भैया आपने घर में देखा होगा ना, कभी कभी छत से करंट उतर आता है सीढ़ी के जरिए, जब बारिश होती है ना, तो सीढ़ी के जरिए तो नहीं उतरता, सीढ़ी के जरिए जो पानी आया होता है नीचे वह उसके पानी के जरिए उतरता है ना। तो वही चीज़ जब बारिश होने लगी तो ये जो धागा था इनके हाथ में, है ना, ये आप देख रहे हो जो धागा था ये भी क्या हो गया, भीग गया। ठीक, और ऊपर क्या हुई, लाइट चमक रही है ना, बिजली कड़क रही है, तो पानी भी वहीं से आ रहा है। तो इन्होंने क्या महसूस किया कि जब जब बिजली कड़की, जब जब बिजली कड़की तब तब इनको अपने हाथ में इन्होंने जो धागा पकड़ा था इनको कुछ न कुछ महसूस हुआ। अब हमको आपको तो पता है कि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत है। लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का के बारे में उतना ज़्यादा किसी को कुछ पता था नहीं, है ना। तो इनको कुछ ना कुछ आभास हुआ कि हाँ मुझे झटका, जिसको अभी बोलते हैं ना कि झटका लग रहा है भाई, करंट मार दी है ना। तो वैसा ही इनको अनुभव हुआ, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक्चुअली ये में हो क्या रहा है। तब ये अपने घर गए, है ना। घर जाने के बाद इन्होंने क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, हम लोगों की तरह नॉर्मल आदमी थे नहीं, है ना। गए, उन्होंने क्या किया, सोच विचार विमर्श करना प्रारंभ किया कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ जैसे ही बिजली कड़कती थी, है ना, वैसे ही क्या करने लगता था, इनको झटका लगता था, क्योंकि धागा भीग गया था, है ना, पानी से। तो करंट इस धागे में भी आता है ना। तो होता क्या था, वैसे ही क्या होता था, इनको करंट लगता था, है ना। तो बिजली कैसे कड़कती है, आप लोगों को पता हो, जब बादल बादल से क्या होते हैं, टकराते हैं, मतलब उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है ना। घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे आप भाई आपने हाथ को लो, है ना, आपने बचपन में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया होगा। आपके हाथ में पेन होती थी एक, है ना, आप बाल में क्या करते थे, उसको अच्छे से घिसते थे। ठीक, जब आप बाल में घिसते थे, है ना, तो जो पार्टिकल होते थे ज़मीन पर, छोटे छोटे कण, या फिर पेज होता था, पन्ना, है ना, उसके पास लेके जाते थे, क्या करता था, उसको अपनी ओर खींच लेता था। ठीक, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता था, घर्षण करना पड़ता था ना, इसको घिसना पड़ता था, घर्षण। तो घर्षण करने के कारण क्या होता था, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, और आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या करता था, ये दूसरी वस्तुओं को या तो आकर्षित करता था या तो प्रतिकर्षित करता था, है ना। तो वही चीज़ इनके दिमाग में समझ में आया कि हाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है
उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है, वह किस पे डिपेंड है? घर्षण पर, है ना। आज के टाइम में भी जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ना, जो भी पावर प्लांट लगाए जाते हैं उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फ्रिक्शन ही है, घर्षण ही उसका क्या है? मूलभूत सिद्धांत है ना। तो इनको समझ में आया कि हाँ भाई, बादलों के बीच क्या हुआ? घर्षण हुआ, है ना, जिससे क्या हुआ? आवेश उत्पन्न हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? अब इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, है ना। घर्षण का इन्होंने क्या किया? लैब में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। कैसे? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सबसे पहले ऐसे छड़ ली, है ना, और इसमें क्या किया इन्होंने? एक कांच का रॉड ऐसे लटका दिया, है ना, और उसके नीचे एक और ग्लास का रॉड यानी कांच का रॉड ऐसे लटका दिया। ठीक, अब इन्होंने क्या किया? इन दोनों ग्लास यानी कांच के जो रॉड थे उनको क्या किया? रेशम के कपड़े से या फिर जो बिल्ली की जो शरीर होती है ना, उस पर जो बाल होते हैं, उससे क्या किया? इसको घिस दिया दोनों को, है ना। अब जब घिसा तब देखा कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ? प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। क्या? प्रतिकर्षण हो रहा है ना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी की खोज तो उतना हुई नहीं थी, है ना, लेकिन चुंबक के बारे में लोगों को पहले से पता था। अब क्योंकि चुंबक के बारे में पता था तो उसमें यह भी पता था कि उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है ना। अब ये भी पता था कि साउथ पोल क्या करते हैं? मतलब उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, है ना। तो वही चीज़ इनके दिमाग में आया कि यहाँ पे भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का कुछ लफड़ा हो रहा है ना। भाई यहाँ भी प्रतिकर्षण कर दिया। इसके बाद क्या किया इन्होंने? फिर से क्या किया? एक यूं ही कांच का रॉड लटकाया, है ना, और इस बार ये तो कांच का रॉड ले लिया, और इस बार इसकी जगह पे इन्होंने ले लिया एबोनाइट का रॉड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ग्लास, है ना, ये भी क्या है? ग्लास है। ये हमारा ग्लास है, यानी ग्लास का रॉड, ये हमारा एबोनाइट का रॉड है। ठीक, एबोनाइट क्या है? पदार्थ होता है ना। तो इस बार देखा इन्होंने, इन दोनों को फिर से घिसा, है ना, बिल्ली के मतलब कपड़े, बिल्ली के शरीर मतलब खाल होती है उससे, या फिर रेशम के कपड़े से। तो इस बार इनके बीच में क्या हुआ? आकर्षण हुआ, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? रिपल्सन, यहाँ पे अट्रैक्शन, आकर्षण हुआ। तो उन्होंने सोचा भाई चलो ये समान होंगे, मतलब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक, और इस वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, है ना। और इसमें देखा कि इन्होंने इस ग्लास है ना, कांच का रॉड है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आया होगा, जिसके कारण क्या हुआ? इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हुआ और इन दोनों के बीच क्या हुआ? आकर्षण हुआ। आवेश के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, है ना, थोड़ी बहुत बातें आपको पता होंगी। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है? दो प्रकार का होता है ना। एक धनावेश, एक ऋणावेश। ठीक, समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, है ना। अब जैसे एक लड़का है ना, और एक और लड़का है, दो लड़के हैं, तो क्या उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, है ना। एक लड़की है और एक लड़की है, दोनों लड़कियों के बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे एक लड़का और एक लड़की है तो आकर्षण होना लाजमी है। ठीक, तो आप इसको इस तरह से समझो, है ना। तो जो दो समान आवेश होते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट से, है, इसको क्या कहाँ किया उन्होंने? लैब में। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट मतलब ये जो सिद्धांत था इनका कुछ दिन चला, है ना, लेकिन वहाँ पे एक प्रश्न उठने लगा ये कि भैया आपको कैसे पता कि जो कांच है वो हमेशा धन आवेशित ही होगा, प्लस चार्ज ही देगा? भाई अब आवेश दिखाई तो देता नहीं, कैसे पता कर लोगे? हो सकता है दोनों माइनस माइनस दे, है ना, तब भी तो प्रतिकर्षित होगा। ठीक, तो
अब देखिए इसके बारे में है ना, आगे फिर क्या हुआ, इसका जब आधुनिक सिद्धांत आया है ना, चार्ज उत्पन्न का, यानी कि आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया है ना, तो उसमें जाके डिस्कस हुआ कि हाँ किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा। भाई ऐसे आप थोड़ी पता लगा सकते हैं किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ग्लास पे अब धनात्मक ही आवेश आए। ठीक, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति के, एक मिनट जरा इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए हमारी जो पहली हेडिंग है वो क्या है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, है ना। इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो ये मतलब इसमें क्या बताया गया। अब देखिए आपके पास कोई भी परमाणु है ना, चलिए एक परमाणु ये है, एक ये, ठीक, आपको पता है कि इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इसके कई सारी कक्षाएं होती हैं, वहतम कक्षाएं होती हैं, आंतरिक कक्षाएं होती हैं ना। तो वहतिक कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है भाई। चलिए इसको डीप में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कोई भी जो नाभिक होता है उसके सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना, उसकी बाहरी कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है चारों तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के साथ बहुत ही लूजली बाउंडेड होता है। मतलब कि क्या होता है, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक, मतलब इनके बीच में जो बल होता है वो थोड़ा होता है, लूजली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से, है ना। अब जैसे ही हमने क्या किया, इन दोनों को आवेशित किया, है ना, इनको क्या किया, घर्षण करवाया इनके बीच। ठीक, इन दोनों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, है ना। अब जब घर्षण होगा तब क्या होगा, ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, है ना। अब भाई जैसे आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में रहे हैं ना, तो अगर आप देखेंगे मतलब ऐसा 90% चांस होता है, या अगर आप पास में ही रह रहे हैं ना, एक ही गांव में हैं, ठीक, या फिर एक साथ रह रहे हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चलता है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं ना, काफ़ी दूर रह रहे हैं ना, तो ऐसा होता है कि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा प्यार रहता है इन दोनों के बीच में, है ना, अब थोड़ी सी भी खुन्नस आती है ना, तो क्या होता है, ये वाला मतलब सामने वाला आपको छोड़ के दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाता है ना। तो वही चीज़ अगर आप दोनों को आवेशित कर देंगे, दोनों में आपने क्या किया, घर्षण किया, है ना। अब क्या होगा, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, वो बाह्य एनर्जी, ठीक, बाह्य ऊर्जा पाएगा,
जिसके कारण क्या होगा, यह अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अगले वाले ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा, पदार्थ पे चला जाएगा, है ना। अब इससे होगा क्या, आप देखो इतना सा सिंपल सी बात है, आप समझो। हमारे पास दो कोई पिंड है ना, मतलब अब देखिए यहाँ पे सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, घर्षण कर दिया जाए, है ना, इनको आवेशित कर दिया जाए, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेजी हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपना कक्षक छोड़ के अगले वाले में चले जाते हैं, है ना। अब ये इसे छोड़ के जा रहा है, ठीक, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। लेकिन अब जैसे कोई भी जब भी हम आवेश देते हैं क्या कहलाते हैं, धनात्मक। आवेश ग्रहण करते हैं तो ऋणात्मक। जैसे आप बैंक में गए, है ना, आपने लोन लिया, पैसा लिया, लोन लिया, तो आप तो कर्जे में चले गए, है ना, ऋणी बन गए, ठीक। भले आपके पास पैसा आया, लेकिन वो क्या पैसा कैसा है, ऋण का पैसा है ना। तो वही चीज़ यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या कहलाया, धनात्मक। धनात्मक आवेश, ठीक। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, अब ले लिया तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, ठीक। लेकिन ये क्या कहलाया, ऋणावेशित, है ना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ गया है ना, इस इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक। और मास ऑफ प्रोटॉन भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। अब देखो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, है ना। इसको मान लो हम Q1 मान लेते हैं, इसको, चलो इसको हम पिंड A मान लेते हैं, इसको पिंड B मान लेते हैं, ठीक। तो A से इलेक्ट्रॉन निकल के B पर गया। अब जब गया है तो जितना भी, अब जैसे मेरे पास मैं अपना हाथ काट के आपको दे दूं, है ना, तो मेरा जो वजन है, ठीक, मेरी पूरी बॉडी के कारण है ना। तो अगर मैं हाथ काट के आपको दे दूं तो मेरे हाथ जितना वजन तो मेरे शरीर से गायब हो गया, और वो वजन मैंने आपको दिया तो आप में बढ़ गया। वही चीज़, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें गया उतने द्रव्यमान की क्या हुई, इसमें कमी हुई, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान की कमी होगी, और इसमें क्या होगा, द्रव्यमान की वृद्धि होगी। अब कितने द्रव्यमान की वृद्धि या फिर कमी होगी मास की, तो वो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहा है। समझे, बात समझ में आई? समझ गए होंगे, ठीक। तो ये नोट पॉइंट है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्वेश्चन क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चक्कर क्यों लगाता है प्रोटॉन का, ठीक। भाई ऐसा भी हो सकता था कि प्रोटॉन चक्कर लगाए, इलेक्ट्रॉन बीच में अपना बैठ के आराम से मस्त, है ना, मजे करे। तो ऐसा नहीं होता है,
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, भारी होता है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है। भाई देखिए इसका माइनस का 31 kg है, इसका माइनस का 27 है ना, और ये 9.1 है, ये 1.67 है। तो माइनस में जिसकी घात कम होती है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसकी घात माइनस में ज़्यादा होती है वो क्या होता है, कम होता है। ये आप मैथमेटिक्स है, आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से मेरी बात, ठीक है। तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, जैसे हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। भाई सूर्य है ना, सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक। अब चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान हमारे पृथ्वी से कम है और हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य से कम है। तो वही चीज़ है भाई, हमारा जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में। तो इसीलिए क्या होता है, प्रोटॉन भी सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक। हालांकि इस चीज़ को हम बहुत डेप्थ में आगे चल के पढ़ेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे दुर्बल बंध होता है, ठीक, लूजली बाउंडेड है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ आ रहा है क्लियर, हाँ सही है, सब कुछ क्लियर है। चलिए इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। ये जान लीजिए पूरे यूट्यूब पर आप पेड, है ना, बैचेस खरीदेंगे फिर भी आपको ऐसी फिजिक्स पढ़ने को नहीं मिलेगी जिस तरह मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सिंगल रुपीज़ का भी चार्ज आपको नहीं देना है, पूरा सिलेबस होगा, है ना। एक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सारे करवाए जाएंगे, कुमार मित्तल के जितने भी है ना, जो भी, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। और साथ में अगर आप हमारी क्लास कर रहे हैं, है ना, तो आप बोर्ड में तो 100 में आउट ऑफ 100 लेके ही आएंगे। इसके बाद, है ना भाई, 12th के बाद भी तो देखना है। तो वहाँ पे यदि आप CUET का एग्ज़ाम देते हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं, JEE के लिए तैयारी करते हैं, है ना, तो उस लेवल तक का हम आपको पढ़ाएंगे कि आप नीट और मतलब JEE तो ज़्यादा हो जाता है, बट नीट के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो जाएंगे, है ना। 50% आपका नीट यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद यदि आप 12th कर लेते हैं ना, उसके बाद आपने 1 साल कोचिंग ले ली, तो आप बेशक एकदम बढ़िया से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, है ना। उसके बाद उसको कॉपी में नोट कर दिए चलिएगा। चलिए इसका सिद्धांत मैं लिख दूं, है ना। चलिए सिद्धांत भी मैं लिख ही देता हूँ। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है भाई, जब किसी दो पिंड को आवेशित किया जाता है तब आवेशित किया जाता है मतलब घर्षण किया जाता है ना। घर्षण के पश्चात अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके
दूसरे पिंड पर चले जाते हैं। ठीक, अभी मैंने जो आपको बोला वही मैंने लिख दिया है ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके द्रव्यमान में कमी आती है तथा वह धनात्मक आवेश हो जाता, धनात्मक आवेश कहलाता है। तथा जो पिंड आवेश ग्रहण करता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है तथा वह ऋण आवेशित कहलाता है। ठीक, ये आपका क्या हो गया सिद्धांत, किसका, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट के लिए है, नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ पे लिखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। ये क्या है, अब देखिए जैसे हमारे पास एक कोई पहले से आवेशित पिंड है, ठीक, हमने क्या किया, इसको प्लस चार्ज दिया हुआ है। चलिए ये हमारे पास कोई एक पिंड है, इसको हमने पहले से क्या हुआ, आवेशित मतलब धन आवेश दिया हुआ है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस मान लो ये हमारा Q1 है, Q1 आवेश है ना, इसको लेके जा रहे हैं इस वाले पिंड के पास, है ना। तो इसमें टच नहीं करना है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है ना, इसको हमने क्या किया, अच्छे से घिस दिया ना, इसमें क्या हुआ, चार्ज उत्पन्न हो गया। अब ये हमारे पास एक क्या है, अनावेशित पिंड है ना, इसमें आवेश न्यूट्रल का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, दोनों बराबर है। अब जैसे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके पास लेके आ रहा हूँ, है ना, इसको टच नहीं कर रहा, तब इसके कारण इसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, यही घटना क्या कहलाती है, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड उत्पन्न हो जाएंगे पास में लाने से ही, है ना, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाएंगे। ठीक, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। और यहाँ से कॉम्पिटिटिव
है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट में आ चुका है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप ध्यान दीजिए। ये हमारा Q1 आवेश है जो कि पहले से उत्पन्न हमने किया हुआ था। ये Q2 आवेश उत्पन्न हुआ Q1 के कारण इसमें, है ना। अब देखिए कोई भी पिंड है ना, वो किसी अन्य पिंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन मतलब कि आवेश उत्पन्न कर सकता है जितने उसके पास खुद हैं, या तो उससे कम करेगा और या तो उसके बराबर। मतलब हमारा जो Q1 है ना, उसका जो रेशियो है Q2 वो क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक, मतलब इसको हम अगर इस तरह से लिखें, यानी कि Q1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q2, है ना। मतलब हमारा जो Q1 आवेश है वो Q2 को जैसे मान लीजिए इसके पास 10 माइक्रो कूलम का आवेश है ना, तो ये इस वाले पिंड को 10 माइक्रो कूलम आवेश तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, है ना। और उससे कम तो मान लो दे सकता है ना, कम तो दे ही सकता है, जितना है उसके पास उतना तक दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं दे सकता, है ना। तो इसीलिए हमेशा क्या रहेगा, ये Q2 ज़्यादा रहेगा Q1 से, सॉरी Q1 Q2 से ज़्यादा रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। उसके बाद बात करते हैं आवेश संरक्षण, है ना, का सिद्धांत। ये क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ रखा है कि द्रव्यमान को, किसी भी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसे क्या किया जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो वैसे ही जो आवेश होता है ना, वो किसी विलगित निकाय का विलगित किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। देखो ये विलगित निकाय क्या है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। अब जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है ना। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी विलगित निकाय है। बिना मार्कर के इस बोर्ड का कोई काम नहीं है और बिना बोर्ड के इस मार्कर का कोई काम नहीं है। ठीक, तो वही चीज़ देखो, इसने इसको जितना आवेश दिया उतना ही आवेश इसने लिया, है ना। कोई बाहर से चार्ज तो आ नहीं रहा है, चार्ज थोड़ी उत्पन्न हो रहा है भाई, बाहर से थोड़ी आ रहा है। जितना इसने दे दिया उतना इसने ले लिया, है ना। तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, यानी कि विलगित निकाय बन गया, है ना। तो यही सिंपल सा क्या है, इसका सिद्धांत है ना, कि किसी विलगित निकाय का कुल जो आवेश होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है, बढ़ता घटता नहीं है ना। तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, है ना। सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एकदम बेहतरीन तरीके से। सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। देखिए बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो पूरा चैप्टर पढ़ तो लेते हैं, है ना, लेकिन जब वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाते हैं या फिर किसी भी बुक के क्वेश्चन उठाते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाने चालू करते हैं ना, उनसे क्वेश्चन बनते नहीं, है ना। वो ये बोलते हैं कि हमने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, अगर आपने डिटेलिंग में पढ़ाई नहीं की है तो जाहिर सी बात है आप सब मतलब खाली हवाई बातें करेंगे ना। आपने चलो डेरिवेशन रट लिया, ठीक, डेरिवेशन रट तो लोगे, है ना, लेकिन जब कुछ बात आएगी, है ना, न्यूमेरिकल वगैरह लगाने की, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने की, है ना, क्रिटिकल क्वेश्चन करने की, तब वहाँ पे आप फंस जाएंगे।
ठीक, तो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, है ना, ताकि आपकी 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में आ सके। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारी क्लास आज से रेगुलर चलेंगी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, है ना, और मैथ की भी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।